हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी पे। दोस्तों आज तारीख है 7 अक्टूबर 2022। आज दोस्तों यहां अपने इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एनालिसिस को करेंगे। आज देखिए दोस्तों यहां पे क्या है कि एडिटोरियल सेक्शन में दो एडिटोरियल हैं। एक दोस्तों राइस के शॉर्टेज के हिसाब से है, जो गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी को एक्सटेंड कर दिया, उसके कंटेक्स्ट में थोड़ी सी बातें लिखी हैं राइस के एक्सपोर्ट को लेके। और दूसरा थोड़ा सा दोस्तों ये ओपेक की कंट्रीज़ को लेके कल जो मैंने पे बात नहीं किया था कि किस तरीके से एक रशिया को टैकल करने की भी यहाँ पे बातें की जा रही हैं और $2 पर डे के हिसाब से, सॉरी 2 बैरल पर डे के हिसाब से कट कॉस्ट भी की जा रही है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा इसके कंटेक्स्ट में एडिटोरियल है, इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के कंटेक्स्ट में क्या है दोस्तों कि सर्विस सेक्टर की बात की जा रही है यहाँ पे। सर्विस सेक्टर के कंटेक्स्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था ना, मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे एक इंडियन सर्विस सेक्टर की जो ग्लोबल रिपोर्ट होती है वो कौन पब्लिश करता है। अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी आने वाले समय में इसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। एक दोस्तों इस करंट अफेयर को देखेंगे और दूसरा करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों कि कल इंडियन एब्सटेन एट द यूनाइटेड नेशन ऑन द वोट फॉर द डिबेट ऑफ द ह्यूमन राइट्स इन चाइना जियांग। तो मतलब आप देखोगे कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में क्या हुआ कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। चाइना में क्या हो रहा था बेसिकली आप जानबे करते हो दोस्तों, वो जो उलगिर मुस्लिम्स होते हैं उनके खेसे ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। मतलब जो नॉर्थन वाला रीजन होता है ना, तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि ह्यूमन राइट्स के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा बातें उठाने की बात की गई, लेकिन इस कंटेक्स्ट में क्या हुआ कि इंडिया ने एब्सटेन कर दिया। हालांकि दोस्तों और भी कंट्रीज ने एब्सटेन किया, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ इंडिया ने ही एब्सटेन किया। तो थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ये दोस्तों, तो लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ आइए अब शुरुआत करते हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों फ्रंट पेज से ही शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पे फ्रंट पेज पे जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि सर्विस सेक्टर ग्रोथ एट द 6 मंथ लो इन द सितंबर एज द इन्फ्लेशन रिमेंस कंसर्न। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मामला मुद्दा क्या है कि आप देखोगे किस तरीके से 6 महीने में क्या हुआ कि सितंबर में आप देखोगे इन्फ्लेशन का जो रिमेंस कंसर्न बना हुआ है ना, इन्फ्लेशन के कंसर्न के तहत आप देखोगे कि सर्विस की जो कह सकते हो कि यील्डिंग कॉस्ट है ना, वो दिन पे दिन घटती चली जा रही है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे दिक्कत क्या है कि द सीजनल एडजस्टेड, मैंने आपको बताया था ना कौन रिपोर्ट पब्लिश करता है। अब देखिए दोस्तों लिखा है द सीजनल एडजस्टेड S&P ग्लोबल इंडियन सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फेल टू द 54.3 in September, the weakest rate of the expansion since March from 57.2। मतलब आप देखोगे कि किस तरीके से 57.2% जो कि अगस्त में हुआ करता था, अब वो 54.3 पे आ गया, थोड़ा सा डाउन हो गया। आप देखिए दोस्तों हालांकि उतना भी डाउन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इसके क्या दोस्तों थोड़ा सा मेजर कॉज है, क्या आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा सा इसको देखते हैं होलिस्टिक वे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है होलिस्टिक वे में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सेकंड पेज या फोर्थ पेज पे न्यूज़ है पूरी कंप्लीटली। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन किया आपका समय बचाने के लिए भी, और साथ ही देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे मुद्दे काम की बात करता हूँ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है द प्राइस प्रेशर एट एन इंक्रीजिंग कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट एंड अनफेवरेबल पब्लिक पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड द अपटर्न इन द मंथ एंड द सर्वे शो। तो वही बात है, देखो दोस्तों कि किस तरीके से जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है ना, और इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ आप देखोगे कि प्राइसेस जो है, प्राइसेस स्टेबिलिटी वो दिन पे दिन, इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है ना, जॉब क्रिएशन भी दिन पे दिन कम हो रहा है। और साथ ही ये देखोगे दोस्तों कि जो प्राइसेस का जो प्रेशर है ना, ये कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मार्केट के लिए, पब्लिक पॉलिसीज के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जा रही है। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है हाउएवर द स्टीप डिप्रिशिएशन ऑफ द रुपीज सीन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ ड्यू टू द इंटरेस्ट रेट हाइक इन द यूएस सेंटेंस एडिशनल चैलेंजेस टू द इंडियन इकोनॉमी। देखो दोस्तों आपने देखा होगा कि लास्ट मंथ में क्या हुआ कि किस तरीके से वहां पे क्या बोलते हैं यूएस फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट को 75 बेसल रेट के हिसाब से हाइक कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि थोड़ा सा अपनी उन्होंने रुपया को मजबूत करने के साथ साथ देखोगे कि अपने करेंसी को मजबूत करने के साथ साथ आप देखोगे कि इंडिया की जो करेंसी है रुपया, वो धीरे धीरे डेप्रिशिएट करने लगी। भाई डेप्रिशिएट करने लगी तो आपने देखा होगा ना 3-4 दिन पहले मैंने इस न्यूज़ को भी कवर किया था कि किस तरीके से आरबीआई ने थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी को अपने चेंज किया, रेपो रेट में थोड़ा सा तब्दीली हुई। अब देखिए दोस्तों उसके तहत क्या है कि इस रेपो रेट को तब्दीली, भाई इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, रुपया की वैल्यू दिन पे दिन घटती जा रही है। भाई रुपया की भी तो वैल्यू घट रही थी ना, इंटरेस्ट रेट हाइक हो रहा था, रुपया घट रहा था। तो नतीजा क्या हुआ दोस्तों कि अब आरबीआई ने जो बेसिस पॉइंट्स को यहाँ पे चेंज किया ना, अब देखिए दोस्तों माइट बी पॉसिबल कहीं ना कहीं ये कह सकते हो कि आरबीआई विल कंटिन्यू द हाइकिंग इंटरेस्ट रेट टू प्रोटेक्ट द रुपीज एंड कंटेन प्रेशर प्राइस। तो वही वाली बात है, जो आरबीआई ने करंट टाइम में जो टैकल प्रोग्रामिंग लाया ना, अपने इन्फ्लेशन रेपो रेट्स को जो इंक्रीज किया है ना कहीं कुछ हद तक हो सकता हो कि ये रुपए को प्रोटेक्ट कर सकता है और कंटेनिंग प्राइस प्रेशर ला सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा भी है इन द मॉनेटरी पॉलिसी In the monetary policy announced last week, RBI raised the repo rate by the 50 basis point to the 50.9% to tame the inflation। तो वही वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से 50 basis point के तहत 50.9% to tame the inflation which continues to remain over its comfort zone। देखिए दोस्तों इन्फ्लेशन 2 से 6% के बीच के कंफर्ट जोन में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब देखिए दोस्तों क्या है कि विद इट्स द RBI has effectively increased the repo rate by the 190 basis points BPS रिमेन स्टैंड 6.7 स्टैंड फॉर द करंट फाइनेंशियल। अब करंट टाइम में क्या इन्फ्लेशन रेट है 6.7। अब देखिए दोस्तों माइट बी पॉसिबल जब 2023 का फाइनेंशियल आएगा ना, ये पहला क्वार्टर जो होगा उसके तहत ही क्या माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा, कि हम 5 दशमलव के आसपास आ पाएंगे, मतलब अंडर 16 में तभी आ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों
क्या है कि यहाँ पे एक बात और लिखी है, द अपटर्न इन इन्फ्लेशन कुड डैमेज कंज्यूमर स्पेंडिंग, डैम्पन बिजनेस कॉन्फिडेंस एंड टेस्ट द रेजिलियंस ऑफ द इंडियन सर्विस सेक्टर इन कमिंग मंथ्स, बट एट लीस्ट सितंबर सर्विस प्रोवाइडर वर टुवर्ड्स अपबीट टुवर्ड्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो वही वाली बात है दोस्तों कि किस तरीके से आप देखोगे कि ये जो इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन ने क्या हुआ कि कंज्यूमर की स्पेंडिंग को तो जाहिर सी बात है हार्म तो पहुंचाएगा, साथ ही देखोगे कि इंडियन सर्विस सेक्टर में किस तरीके से आने वाले मंथ जो अपने ये गुजरे हैं ना, ये सितंबर मंथ में, एटलीस्ट सितंबर में द सर्विस प्रोवाइडर में स्ट्रांगली अपबीट टुवर्ड्स द ग्रोथ एस्पेक्ट। तो वही वाली बात है दोस्तों, किस तरीके से कह सकते हो कि तरक्की के अवसर दिन पे दिन घटते चले गए। तो वही वाली बात है यहाँ दोस्तों। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक न्यूज़ है, इंडिया एब्सटेन एट द यूनाइटेड नेशन ऑन द वोट फॉर डिबेट ऑन द ह्यूमन राइट्स इन चाइनाज यांग। तो ये आप देखोगे दोस्तों कि क्या हुआ कि करंट टाइम में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में देखोगे कि ह्यूमन राइट्स की कुछ बातें उठी कि किस तरीके से ये जो युइगर मुस्लिम्स हैं ना चाइना में, इनके खिलाफ क्या हो रहा है कि किस तरीके से चाइना जो है इनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या हुआ दोस्तों कि एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पास हुआ। इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में आप देखोगे दोस्तों कि 47 में थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में देखिए, यहाँ पे बात लिखी कि 47 मेंबर काउंसिल्स आफ्टर 17 मेंबर्स वोटेड इन फेवर, मतलब 47 मेंबर की काउंसिल मेंबर में 17 मेंबर्स ने फेवर में वोट किया, 19 मेंबर ने अगेंस्ट में और 11 ने एब्सटेन कर दिया, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग इंडिया, ब्राजील, मैक्सिको एंड यूक्रेन। मतलब कि जरूरी नहीं कि सिर्फ इंडिया ने ही एब्सटेन किया, चाइना के खिलाफ हो रहा था तो चाइना परमानेंट मेंबर है तो वो तो एब्सटेन करेगा ही, और ब्राजील और मैक्सिको और यूक्रेन ने भी एब्सटेन कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे जरूरी बात है ना, थोड़ा सा इसको आगे पेज पे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, वाइल द काउंसिल फेलियर टू अडॉप्ट द प्रपोजल इन एन abdication of the responsibility and a betrayal of the Uyghur victims, the extremely close vote highlights the growing number of states willing to take a stand on principle and shine a spotlight on China's sweeping rights violation Richardson says। तो वही वाली बात है दोस्तों कि जो काउंसिल का फेलियर हो ना, कह सकते हो कि ये एबडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये जो प्रपोजल था ना, एबडक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, किस तरीके से जो उइगर्स जो विक्टिम है ना, ये कह सकते हो कि इनके मामले को उजागर करने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन अब देखिए जब मामला ही स्थगित हो गया तो अब क्या कर सकते हो। अब करंट टाइम में क्या है कि साथ यहाँ पे ये भी बात हो रही है, द ग्रोइंग नंबर ऑफ द स्टेट्स विलिंग टू टेक अ स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल एंड शाइन स्पॉटलाइट ऑफ द चाइना स्वीपिंग राइट्स ऑफ वायलेशन। तो मतलब जो अगल बगल की कह सकते हो कि जो कंट्रीज है ना, अगल बगल की कंट्रीज क्या इन द सेंस, मतलब जो यूनाइटेड नेशन की काउंसिल्स में आप देखोगे जो ये सारे मेंबर्स ने, जैसे कि देखोगे ना डेनमार्क वगैरह ने ये सारी चीज़ों को जो पारित किया, मतलब जिन्होंने रेजोल्यूशन को पास किया, जो फेवर में वोट किए, ये कहीं ना कहीं हद तक चाहते थे कि थोड़ा सा चाइना की कह सकते हो कि हेजमनी को दिखाएं कि किस तरीके से वहाँ के उइगर मुस्लिम्स के अपने नॉर्थन वाली रीजन पे वो अत्याचार कर रहा है, उनके जो है ह्यूमन राइट्स को वायलेशन कर रहा है। तो मतलब एक स्पॉटलाइट देना चाहता था, स्पॉटलाइट इन द सेंस कि मतलब कह सकते हो कि दादागिरी को दिखाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात है। देखोगे दोस्तों कि अपने कह सकते हो कि जयशंकर साहब जो हैं, इनका ये जो था पहला फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप था न्यूजीलैंड में। अब यहाँ पे इस फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप के न्यूजीलैंड के बात में आप देखोगे कि चर्चा के दौरान इन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने ये सारी बातें की कि किस तरीके से वो कोशिश करेंगे कि यूक्रेन और रशिया के मुद्दे में जो जजपोरिया वाले रीजन में किस तरीके से न्यूक्लियस का जो खतरा बना हुआ है, जो यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर हब है ना यूक्रेन में, आप देखोगे कि जसपोरिया वाले रीजन में इसको जिस तरीके से खतरा बना हुआ है ना, इस कंटेक्स्ट में क्या है कि थोड़ा सा सॉफ्ट नेगोशिएशन कराने की कोशिश करेगा। अब देखिए दोस्तों, क्या है ना कि यहाँ पे जो मेन बातें हैं, जो मेन मलाई है, मैं उस चीज़ को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, ये बात सही है कि इंडिया ने बैक एंड पे कहीं ना कहीं एब्सटेन करके, रुचिका कंबोज जी ने एब्सटेन करके रशिया को सपोर्ट किया, बैक एंड पे ही सपोर्ट किया, फ्रंट में आके नहीं किया। ये आप देखोगे कि रशिया है क्या, मतलब इंडिया ही क्या कि और भी बहुत कंट्रीज ने सपोर्ट किया है। तो आप देखोगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं भारत का जो मेन कह सकते हो कि मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी है। तो कहीं ना कहीं हद तक हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करेंगे और वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में भी अपना एक कह सकते हो कि एक क्लियर इमेज दिखाने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेफली काम करना है, तो उसी के कंटेक्स्ट में यहां पे बात थी। अब चलिए आगे की न्यूज़ को देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अगली न्यूज़ लिखी है, द प्राइसेस ऑफ द ड्राई फॉडर हाई स्टेट्स टू सेंटर। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो फॉडर का मतलब होता है ना, फॉडर मतलब समझिए कि भूसा का मतलब जानते हैं। जो भी हमारे फ्रेंड्स हमको नॉर्थ इंडिया से सुन रहे होंगे ना, तो भूसा का मतलब समझते होंगे, जैसे जो गाय भैंसों को खाने के लिए हमारे जो घरों में दिया जाता है ना दोस्तों, वो जो पीले पीले रंग की एक होती है ना, कटिंग टाइप्स की होती है, महीन टाइप की। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, लेकिन हाँ, उसको भूसा बोला जाता है। भूसा मतलब काफ़ी पौष्टिक आहार माना जाता है उसको। ठीक है, तो ये फॉडर का मतलब यहाँ पे दोस्तों भूसा से ही संबंधित है। तो आप देखोगे दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि एक थोड़ा सा मेजर कंसर्न है, मेजर कंसर्न इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि ये जो भूसा है ना, मतलब भूसा कह रहा हूँ, ये जो फॉडर है ना दोस्तों, इसकी अवेलेबिलिटी तो ज़रूर है मार्केट में, लेकिन उसके बावजूद भी, अवेलेबिलिटी के बाद भी देखोगे कि इसकी प्राइसेस में दिन पे दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अब देखिए दोस्तों क्या है
कि द स्टेट्स इंक्लूड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। मतलब ये सारे स्टेट्स में देखोगे कि एक कह सकते हो कि एक मेजर कंज्यूमर हैं ये। कंज्यूमर इन द सेंस समझने की कोशिश करिए कि देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात लिखी हुई है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे हेल्ड ऑन द मीटिंग टू टेक अ स्टॉक ऑफ द फर्दर सिचुएशन इन द कंट्री। तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने, कह सकते हो कि सेंटर ने स्टेट्स के साथ बैठ के मीटिंग की। अब क्या है कि अवेलेबिलिटी तो सामने आई कि बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी देखोगे कि प्राइसेस जो है दिन पे दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। दिन पे दिन क्या मतलब कह सकते हो दोस्तों कि 9 साल के मुकाबले में आप देखोगे दोस्तों कि 25.54% का इंक्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत क्या है कि रूरल हाउस होल्ड और कंट्री ने काफी फेसिंग हार्डशिप देखा है। ये खाली जो प्राइसेस इंक्रीज हुए ना ड्राई वाटर के, इसके तहत। तो अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एक बातें और हैं। यहाँ पे देखिए दिखा है, द सोर्सेस सेड द गवर्नमेंट हैज ऑफर्ड द स्टेट्स दैट इट विल फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द total mixed ration which is made of basmati straw in the Punjab and Haryana to region wherever there is a fodder shortage। मतलब वही वाली बात है दोस्तों, ये जो फॉडर है ना, ये बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये उससे बनता है राइस के रॉ मटेरियल से। तो राइस के रॉ मटेरियल से जब ये बनता है दोस्तों, तो इसके कंटेक्स्ट में क्या बात है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा एक अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश की है पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में। अब देखिए दोस्तों क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपको एक सार मिलेगा, एक इंपॉर्टेंट मिलेगा कि जो ये जो फॉडर है ना, ये फॉडर की कह सकते हो कि जो प्राइसेस का इन्फ्लेशन हो रहा है ना, इससे क्या हो सकता है, इंपैक्ट पड़ सकता है कि भाई जब भूसे का दाम बढ़ेगा तो गाय का पोषण महंगा हो जाएगा। जब गाय का पोषण महंगा हो जाएगा या हमारे कैटल्स का पोषण महंगा हो जाएगा, तो उनकी लिविंग कॉस्ट जब हमारे लिए महंगी हो गई, बियरिंग कॉस्ट हमारे लिए महंगी हो गई, तो जाहिर सी बात है जो उसका प्रोडक्शन होगा ना, या जो उससे प्रोड्यूस्ड मटेरियल होगा ना, वो भी अपने आप महंगा हो जाएगा। चूनी चोकर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है दूध भी महंगा होगा। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या है कि गवर्नमेंट ने बासमती के स्टॉक को पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में, जहां पे आप देखोगे मेजर मिल्क प्रोडक्शन हुआ करता है, तो वहां पे ये बासमती स्टॉक प्रोवाइड करने की कोशिश की। मतलब कह सकते हो दोस्तों कि ये गवर्नमेंट की एक नई एक्सर्जेंसी के हिसाब से आप देखोगे कि एक्सर्जेंसी इन द सेंस आपको समझाने की कोशिश करूं कि मतलब कि जो हमारा ये जो भूसे का डिपेंडेंट है ना, इसके अलावा भी हमारे पास एक बेहतर विकल्प आ पाए। ठीक है दोस्तों, तो यही सब यहां पे था। अब चलिए अपने एडिटोरियल सेक्शंस पे चलते हैं। अब दोस्तों अपना लास्ट में यहाँ एडिटोरियल सेक्शन को देखते हैं। अब एडिटोरियल सेक्शन में क्या है दोस्तों कि आज मैं 2 एडिटोरियल को डिस्कस करूंगा। पहला अपना एडिटोरियल जो यहाँ पे डिस्कस होगा दोस्तों, ये पूर्णिमा वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए दोस्तों लिखा है, अब हेड राइस इनसिक्योरिटी, अनरिलायबल राइस एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ प्रोडक्शन विल हैव अ लॉन्ग टर्म इंपैक्ट। तो मतलब वही वाली बात है। देखिए दोस्तों करंट टाइम में क्या हुआ कि 8 अगस्त को आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि किस तरीके से हमारा राइस का जो एक्सपोर्ट होगा वो बैन हो जाएगा। और बैन होने के साथ आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटी को इम्पोज जो है 20% एक्सपोर्ट्स पे ड्यूटी इम्पोज कर दी गई, राइस और काफ़ी हाई सीरियल्स पे। तो इसी के कंटेक्स्ट में क्या हुआ दोस्तों कि ये जो चेन सप्लाई है ना, ये काफ़ी हद तक आप देखोगे कि इसमें गिरावट आई। अब गिरावट आने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ। उतार चढ़ाव के साथ आप देखोगे कि जो मार्केट में फूड की सिक्योरिटी एंजाइटीज थी ना ग्लोबल मार्केट में, जो कई भी सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो इंडिया के राइस पे ही डिपेंडेंट हैं, उन पे काफ़ी मतलब कह सकते हो कि प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ बात लिखी है कि इंडिया एक्सपोर्ट राइस टू मोर देन 130 कंट्रीज। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट इन द सेंस समझने की कोशिश करिए। एडिटोरियल का मेन मकसद होता है दोस्तों थॉट प्रोसेस को डेवलप करना। कल अगर प्री के कंटेक्स्ट में बातें बनती मेंस के कंटेक्स्ट में बातें बनती हैं ना कि क्या इंपैक्ट पड़ा, तो आप उसको यहाँ पे ये लिख सकते हो। ये एक आइडिया मतलब आपको एक अच्छा थॉट प्रोसेस यहाँ से डेवलप होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है, इंडिया एक्सपोर्ट राइस टू मोर देन 130 कंट्रीज कंस्टिट्यूटिंग अराउंड 40% ऑफ द ग्लोबल राइस ट्रेड। मतलब कह सकते हो कि 130 कंट्रीज से भी ऊपर को जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है। और साथ ही देखोगे कि 40% ग्लोबल राइस ट्रेड के अराउंड हमारा मतलब होता है। और साथ ही आप देखोगे कि ग्लोबल राइसेस आर ऑलरेडी राइजिंग, एक्सपोर्ट्स अनसर्टेनिटीज विल अफेक्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर एंड क्रिएट अ डिसइंसेंटिव फॉर द फ्यूचर एक्सपोर्ट। वही वाली बात है दोस्तों कि ये जो करंट टाइम में गवर्नमेंट ने जो किया ना, ये कह सकते हो कि थोड़ा सा देखिए दोस्तों थोड़ा सा क्रिटिसाइजिंग भी यहाँ पे बातें लिखी हैं। हम क्रिटिसाइजिंग से थोड़ा सा न्यूट्रल माइंडसेट को समझते हुए थोड़ा सा इस कंटेक्स्ट में क्या अपनी राइस से इंडिया की क्रेडिबिलिटी बनती थी, क्या अपने इंडियन एक्सपोर्टर्स की क्रेडिबिलिटी बनती थी, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या हुआ कि करंट टाइम में जो गवर्नमेंट ने किया ना, अब कहीं ना कहीं ये डी इंसेंटिव बन चुका है, डी इंसेंटिव एक्सपोर्ट बन चुका है। अब साथ ही आप देखोगे दोस्तों कि हुआ क्या काम कि इंडियन फार्मर इन जनरल लैक मार्केट एसेस, हैंस डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द हाई मार्केट प्राइसेस। मतलब वही वाली बात है दोस्तों कि जिस तरीके से ग्लोबल कमोडिटीज में आप देखोगे कि प्राइसेस में उतार चढ़ाव हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसके कंटेक्स्ट में अब तो ये बैन हो गया। अब इंडियन के जो फार्मर हैं वो इसका फायदा उठा नहीं पाएंगे। तो उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें हैं कि कहीं ना कहीं इससे किसानों की भी लिविंग स्टाइल पे तो दिक्कत हुई। और साथ ही देखिए दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे एक जरूरी बात लिखी हुई है कि
इन इंडिया अराउंड 49% ऑफ द राइस कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड वाटर। मतलब यह है कि भारत में देखोगे कि 49% जो राइस का कल्टिवेशन है ना वो ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है। अब वो ऑलरेडी डिप्लेटेड होता जा रहा है रैपिडली। एज पर द लेटेस्ट डेटा अवेलेबल फ्रॉम द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर वाटर विड्रॉल एज द परसेंटेज ऑफ टोटल अवेलेबल रिन्यूएबल रिसोर्स वाटर। देखिए दोस्तों ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप वीडियो पॉज करके कहीं पे या तो लिख लो या तो अच्छे से समझ लो। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है टोटल अवेलेबिलिटी रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 26.7% इन 1993 टू 36% टू इन 2022। तो आप देखोगे कि किस तरीके से विड्रॉल जो है ना ये परसेंटेज एग्रीकल्चर वाटर का आप देखोगे। अब जाहिर सी बात है दिन पे दिन बोरिंग हम करते जा रहे हैं। अब वाटर की बोरिंग आप देखोगे शहरों में जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना, इससे क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर तो दिन पे दिन डिप्लेटेड होता ही जा रहा है। तो आप देखोगे 26.7% से अब ये 36% इंक्रीज हो चुका है। करंट टाइम में आप देखोगे दोस्तों कि वाटर इंटेंसिव नेचर ऑफ द राइस कल्टिवेशन अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस विद एडवर्सली इफेक्ट द लॉन्ग रन सस्टेनेबिलिटी ऑफ द राइस प्रोडक्शन। आप देखोगे कि वाटर का इंटेंसिव नेचर भी जो है ना राइस कल्टिवेशन की करंट टाइम में क्या है कि ये जो एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ना, ये भी एडवर्सली इफेक्ट कहीं ना कहीं राइस के प्रोडक्शन पे करेगा। इवन आप देखोगे कि ये जो लो लेवल की कंट्रीज है ना, लो इनकम की कंट्रीज जिसको आप कह सकते हो, लो मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, सिंगल्स, नेपाल एंड बेनिन विच आर अमंगस्ट द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द इंडियन राइस। मतलब ये है कि हमारे कह सकते हो कि लार्जेस्ट कंज्यूमर है अपने इंडियन राइस के। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि राइस एक्सपोर्ट्स आर लीडिंग टू एन इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ द वाटर टू द अदर कंट्रीज। तो वही वाली बात है दोस्तों कि राइस का जो कह सकते हो कि इनडायरेक्ट वे में हम राइस के साथ अपने वाटर को भी एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में। देखिए दोस्तों जो थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्रीज है ना, ये भारत से भी ज्यादा कह सकते हो कि अदर मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द राइस हैं। इवन कह सकते हो कि इनके देश में जो वाटर की अवेलेबिलिटी है ना कंपैरिजन इंडिया के मुकाबले काफी हद तक अच्छी है। लेकिन आउट ऑफ 133 कंट्रीज इन विच इंडिया हैज अ पॉजिटिव नेट राइस एक्सपोर्ट्स, मतलब कह सकते हो कि 133 कंट्रीज में इंडिया के पास काफी हद तक पॉजिटिव राइस एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे कह सकते हो कि एक मतलब चांस है। चांस इन द सेंस समझने की कोशिश करें, बेनिफिट है। इवन ओनली 39 कंट्रीज हैव रिलेटिव लो पर कैपिटा रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब आप देखोगे कि ये 133 कंट्रीज में से आप देखोगे कि 39 कंट्रीज 39 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी पर कैपिटा रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है ना वो इंडिया के मुकाबले कम है। अब जाहिर सी बात है जब इनके मुकाबले कम है तो थोड़ा सा जब इनके पास रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसके कंटेक्स्ट में प्रोडक्शन हो नहीं पाएगा। अब देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है इंडियन राइस यील्ड इज आल्सो लोअर देन द वर्ल्ड एवरेज। मतलब वर्ल्ड एवरेज के मुताबिक भी हमारा जो राइस का प्रोडक्शन है ना वो काफी हद तक कहीं ना कहीं लोअर ही है। इवन इंडिया यील्ड्स इज बेटर देन द थाईलैंड एंड पाकिस्तान बट वर्स देन द वियतनाम, चाइना एंड यूएस। मतलब अभी भी हम चाइना, वियतनाम, यूएस के मुकाबले हमारी जो प्रोडक्शन यील्ड है ना वो काफी हद तक कम ही है। द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन इन इंडिया इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड हेंस देयर विल बी नीड फॉर अ हायर एमएसपी टू मेक द प्रोडक्शन न्यूमरेटिव। मतलब यह है कि इंडियन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कल्टीवेशन की कॉस्ट को इंक्रीज करने के साथ साथ आप देखोगे जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है ना इस पे एमएसपी प्रोवाइड करने के लिए एक बेहतर सपोर्ट देने के लिए फार्मर को कहीं ना कहीं हद तक जरूरत है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि unless appropriate measures are taken to save the water and the input requirements in form of the wider adaptation of the water saving practices such as the system of rice in intensifications the cost of cultivations with increase and the production will become the sustainable। तो वही वाली बात है दोस्तों कि करंट टाइम में क्या है कि ये एप्रोप्रिएट मेजर्स तो लेने ही पड़ेंगे कि वाटर को भी सेव किया जाए। देखिए दोस्तों ये बात सच है कि कहीं ना कहीं प्रोडक्शन की इंक्रीमेंट के साथ साथ हमको अपने सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को भी देखना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट को भी करना पड़ेगा। सस्टेनेबल का मैनेजमेंट करने के साथ साथ आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पे एक बात लिखी जा रही है कि वाटर सेविंग प्रैक्टिसेस सच एज द सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। मतलब ये कि राइस इंटेंसिफिकेशन टाइप की भी मतलब राइस की कल्टिवेशन है, इस पर भी एप्रोप्रिएट मेजर लिया जाए जिसमें क्या है कि वाटर को कम लिया जाएगा कंज्यूमिंग बढ़ाने के लिए, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो बढ़ा है ना धीरे धीरे ये सस्टेन हो जाएगा, कम हो जाएगा और हमारी जो एफिबिलिटी है ना द लिमिट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द एक्सपोर्ट एंड माइट एडवर्सली इफेक्ट नॉट ओनली द ग्लोबल राइस सिक्योरिटी बट ऑल्सो डोमेस्टिक राइस सिक्योरिटी। तो वही वाली बात है कि धीरे धीरे कह सकते हो कि ये एप्रोप्रिएट मेजर्स को तो लेना जरूरी है और साथ ही ये क्या होगा कि एक्सपोर्ट की जो लिमिट एबिलिटी अभी भी इंडिया के पास है ना ये धीरे धीरे और इंक्रीज कर देगा। मतलब ये है कि कम पानी में हम और अपने बेहतर प्रोडक्शन को कर पाएंगे तो भाई अपने भी देश के लिए हो पाएगा और बाहर हम जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। ठीक है दोस्तों, तो यही सब था दोस्तों आज के सेशन में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी कई बातें आपको अच्छी लगी हों। अगर अच्छी लगी हों तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे दोस्तों।